नमस्कार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की बड़ी खबरों के बारे में, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में आपराधिक कानून से जुड़े तीनों विधेयक पर चर्चा का देंगे जवाब। दूरसंचार विधेयक 2023 भी चर्चा के लिए होगा पेश। वहीं लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल चर्चा के लिए पटल पर रखा गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन। बीजेपी किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन आज। वहीं विपक्ष ने सांसदों के निलंबन पर विरोध जताते हुए निकाला मार्च। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले 2 आरोपी और उनके साथियों की कोर्ट में पेशी आज। आरोपियों की पुलिस हिरासत आज हो रही है खत्म। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम। 1,500 से अधिक पन्नों वाली एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर वाराणसी की अदालत दे सकती है फैसला। कोरोना से घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत। केंद्र सरकार वायरस के नए सब वेरिएंट NR1 की कर रही है समीक्षा। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की संख्या 2,669। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में भारी बारिश से प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी। राज्य का दौरा कर रही केंद्र की टीम बारिश से हुए नुकसान के आकलन में जुटी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज। तो वहीं मुंबई टेस्ट मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह आज भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। गृहमंत्री अमित शाह उच्च सदन में इन विधेयकों पर चर्चा के बाद जवाब देंगे। इससे पहले कल गृहमंत्री ने लोकसभा में कहा कि ये विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। तो ये जो है गुलामी की मानसिकता हटाने के लिए और एक बड़ा जो है आमूलचूल बदलाव इसे कहा जा रहा है। किस तरह से त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए, सबको न्याय सुनिश्चित किया जाए, और किस तरह से जो गैर ज़रूरी कानून थे, जो गैर ज़रूरी धाराएं थी, उनको हटाया गया और किस तरह से नई धाराओं को लाया गया है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन इसे कहा जा सकता है। अगर हम पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो कई बड़े बदलाव जो हैं वो इसमें किए गए हैं और गृहमंत्री अमित शाह ने स्वयं इसके बारे में कहा है कि ये अपने आप में किस तरह से जो गुलामी की मानसिकता है, जो प्रधानमंत्री के पंच प्राण का हिस्सा है, उसको लागू करने में भी एक महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और अगर हम बताएं किस तरह से ये बदलाव लाएगा, हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन, किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन और किस तरह से
पूरी जब हम आपराधिक न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो उस पर ये असर डालता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल रमा, देखिए इसमें 3 जो कानून आए हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी और पुराना जो साक्ष्य अधिनियम था उसकी जगह लाए गए हैं। सबसे पहली बात, अगर आप न्याय संहिता की बात करें तो इसमें जो कुछ ऐसे अपराध थे जो पहले हमारे पेनल कोड का हिस्सा नहीं थे, आईपीसी का हिस्सा नहीं थे, मसलन आतंकवाद को लेकर के कोई व्याख्या नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के कोई अलग से सेक्शन नहीं था आईपीसी में, और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को डील करने के लिए भी कोई अलग से कानून नहीं थे। तो आईपीसी के प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई जो की जाती थी। उसके अलावा आतंकवाद के लिए हमने पहले देखा कि यूएपीए कानून से के तहत कार्रवाई की जाती है, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग अलग राज्यों ने, हालांकि मकोका ज़्यादातर मामलों में लगाया जाता था, जो महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो हमारा मेन कोड है, क्रिमिनल कोड है, उसमें ही इन सब चीज़ों की व्याख्या की गई है, इन्हें परिभाषित किया गया है। मसलन कल जब गृह मंत्री अपना एक पूरा विस्तार से जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि राजद्रोह जो सेक्शन, सेडिशन का जो सेक्शन था, वो अपने आप में एक कॉलोनियल कॉन्सेप्ट था। राजद्रोह शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि उसको बनाने के पीछे माइंडसेट क्या था। तो अब उसको हटा करके देशद्रोह किया गया है, और इसको बाकायदा पूरी तरह से इसकी व्याख्या की गई है, परिभाषित किया गया है कि कौन से ऐसे एक्ट होंगे जिनको इस देशद्रोह कानून के या देशद्रोह की धारा के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने सीआरपीसी में जो बदलाव किए गए हैं उसकी भी बात यहाँ पर सदन के सामने रखी थी। मसलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो सकेगी, 0 एफआईआर हो सकेंगी। इसके अलावा अगर क्योंकि जो प्रक्रिया है जो सीआरपीसी में अपनाई जाती थी, उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक लाया गया है। और इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक टाइमलाइन फिक्स की गई है कि जब बहस पूरी हो जाती है दोनों पक्षों की, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर निचली अदालत को फैसला देना चाहिए। हालांकि किन्हीं कारणों से अगर 30 दिन में फैसला नहीं दिया जा सकता तो 45 दिन में तो कम से कम एक फैसला आ जाना चाहिए। उसके बाद वो फैसला जो पक्षकार हैं उनको उपलब्ध हो, ये भी सुनिश्चित हो, क्योंकि हफ्ते भर के भीतर आपको उस ऑर्डर को अपलोड करना होगा ताकि वो पार्टीज़ को एक्सेसिबल हो अपील दायर करने के लिए। इसी तरह जो एविडेंस एक्ट था वो भी काफ़ी पुराना हो गया था, और अब ये व्यवस्था दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक मींस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनको भी एविडेंस के तौर पर रखा जा सकेगा, और इन्हीं माध्यमों से डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो याचिकाएं हों, चाहे वो एफिडेविट्स हों, चाहे वो शपथ पत्र हों, ये सारी चीज़ें आप डिजिटल मीडियम के ज़रिए भी अदालतों में या अन्य पक्षकारों को जब आप कॉपीज़ मुहैया कराते हैं उसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। साक्ष्य से जुड़े जो कानून थे, आज ये राज्यसभा में भी इस पर चर्चा शुरू होगी, और उम्मीद यही है कि राज्यसभा में भी इसे आज पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद एक विकास, जब हम बड़े बदलावों की बात करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव ये भी है कि पहली बार अगर हम आपराधिक न्याय संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो आतंकवाद की इसमें व्याख्या की गई है। बिल्कुल, आप ये देखें कि आतंकवाद से कम पिछले कई दशकों से देश जूझ रहा है, कम से कम 2-3 दशकों से तो कम से कम आप कह सकते हैं। बावजूद इसके जो मेन हमारा कोड था, इंडियन पेनल कोड, उसमें टेररिज्म को लेकर के ना तो कोई सेक्शन उस पर सीधे डील करता था, ना ही उसको परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसको बाकायदा परिभाषित भी किया गया है कि किस तरह की गतिविधियों को आतंकवाद माना जाएगा, उनके लिए क्या सज़ा प्रावधान होगा, मौत की सज़ा तक का प्रावधान है, कौन सी एक्ट्स हैं जो टेररिज्म के दायरे में आएंगे, ये भी इसकी कई व्याख्याएं दी गई हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इसमें जो न्याय संहिता में इसको शामिल किया गया है, जो पेनल कोड में नहीं था आपके सामने। इसी तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था। इसको लेकर के रमा, जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग एक्ट्स थे, यानी अगर आप आतंकवाद से जुड़े मामलों को डील करना चाहते हैं तो कुछ धाराएं आईपीसी की जुड़ती थी पुलिस की एफआईआर और चार्जशीट में, और बाकी धाराएं यूएपीए कानून की जुड़ रही है। हवाला हुआ, फाइनेंशियल कुछ उसमें फ्रॉड हुआ है तो उसमें पीएमएलए के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और आईपीसी की भी धाराएं जुड़ रही हैं। तो एक बार लगातार डुप्लिसिटी आप देखेंगे कि एक ही चीज़ को एक ही एफआईआर में तरह तरह के कानूनों के ज़रिए उनको डील किया जाता था, उसी तरह की चार्जशीट बनाई जाती थी। तो ये मल्टीप्लिसिटी थी, बहुत सारे ये अपराध हुआ है, उसको लेकर के आप कुछ सेक्शंस आईपीसी के जोड़ रहे हैं, कुछ यूएपी के जोड़ रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल अगर उसमें हवाला वगैरह हुआ है तो पीएमएलए के जोड़ रहे हैं। तो इन सबको एक तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। और अगर आप देखें कि आने वाले समय में, क्योंकि ये भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी इसमें भी अमेंडमेंट्स आएंगे, और धीरे धीरे जो पेरिफेरल लॉज हैं आपके,
उनकी ज़रूरत आपको कम से कम पड़ेगी आने वाले समय में, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े हों, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हों। तो ये एक बड़ा बदलाव है और बहुत सारी चीज़ें जिनको लेकर के अपनी चिंताएं भी अवगत कराई थी। जब इस पर चर्चा हुई थी तब सदस्यों ने जब ये कहा था कि इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, तो उन चिंताओं को भी देखा गया। कोर्ट्स ने जिस तरह से इंटरप्रिटेशन किया है पिछले कुछ सालों में कुछ लॉज को लेकर के, मसलन होमोसेक्सुअलिटी का जो सेक्शन था 377, इसको कई लोगों की मांग थी, सदस्यों की मांग थी कि इसको इंक्लूड किया जाए। इसी तरह से एडल्ट्री का जो सेक्शन था उसको हटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, लेकिन सरकार ने इन प्रोग्रेसिव अप्रोच जो थी अदालतों की उसको समाहित किया है न्याय संहिता में, और इन दोनों चीज़ों को बावजूद इसके कि कई सदस्यों की मांग थी नई न्याय संहिता में नहीं रखा गया है। बिल्कुल विकास, हम आपसे आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा परिवर्तन किया गया है जब हम कानूनों की बात करते हैं, जब हम CRPC और IPC में बदलाव की बात करते हैं। 3 नए कानून लाए जा रहे हैं और इस संबंध में बड़े प्रावधान किए हैं। राज्यसभा में आज संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। ये विधेयक भी कल लोकसभा में पारित हो चुका है। चर्चा का जवाब देते हुए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों में उपभोक्ता की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। फर्जी पहचान से सिम लेने पर 3 साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं लाइसेंस व्यवस्था का सरलीकरण कर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए स्पष्ट नीति, साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम नेटवर्क सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा बनाना और इंटरसेप्शन के लिए कानूनी प्रावधान बनाना इस विधेयक के उद्देश्यों में शामिल है। दुनिया भर में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, किस तरह से पेमेंट की व्यवस्था हुई है, किस तरह से डिजिटल क्रेडिट आज मिल रहा है, किस तरह से। लोकसभा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति सेवा शर्तें व पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा गया। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक के जरिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। राज्यसभा इन दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। और अब बात कर लेते हैं ताज़ा खबर की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गर्माता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा ने आज प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने अपना विरोध जताया। वहीं राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाकर अपना रोष जताया।
उधर विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए आज संसद भवन से मार्च निकाला, जो विजय चौक पर संपन्न हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। राज्यसभा और लोकसभा से निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष ने यह धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि संसद में अमर्यादित व्यवहार और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसद में सांसदों के निलंबन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं किसी भी सदस्य को निलंबित नहीं करना चाहता, लेकिन जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कागज फाड़कर स्टाफ पर फेंकेंगे, सदन में तख्तियां लाकर नारेबाजी करेंगे तो कार्यवाही करनी पड़ेगी। कागज फाड़ के फेंकने के लिए भेजा है सदन में, तख्तियां लेकर भेजा आपको। आप चर्चा करिए, संवाद करिए, आपको मौका देंगे। पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य। नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले रहा कर कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं। मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता। आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है। और राज्यसभा में सभापति के अपमान पर भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से राज्यसभा के सभापति का अपमान किया गया है, पूरे देश में उस पर रोष है, भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ मांगे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हम जानते हैं कि जब से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बातचीत की थी उपराष्ट्रपति से और दुख जताया था और कहा था कि 20 साल से वो एक तरह से देखें तो आपत्तिजनक टिप्पणियों को झेल रहे हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह से हुआ और राज्यसभा के सभापति पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में और संसद भवन परिसर के अंदर, ये अपने आप में दुखद है। हमने देखा कि तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने या तो मिलकर या फोन करके उपराष्ट्रपति से दुख जताया। लोकसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की। बीजेपी ने देशव्यापी प्रदर्शन का आज ऐलान किया था। बीजेपी के किसान मोर्चा ने आज 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया हुआ है, जिसमें माफी की मांग कल्याण बनर्जी और विपक्ष के नेताओं से, राहुल गांधी से जो इस वक्त वीडियो बना रहे थे जब मिमिक्री की जा रही थी, उनसे माफी की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि उन्हें माफी मांगना चाहिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। और ये जो व्यवहार है ये संसदीय लोकतंत्र के लिए कतई स्वीकार नहीं किया सकता। तो हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं के इस जो उन्होंने ये जो अतिनाटकीयता वाली बात की है, उस पर सत्ता पक्ष लगातार आक्रामक है कि वो कह रहा है कि दरअसल इससे पता चलता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, संवैधानिक पदों को लेकर कितनी आस्था है विपक्ष के नेताओं में, और पहले भी वो इस तरह करते रहे, न्यायालय के खिलाफ हो या फिर संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ हो, जब कोई जी बिल्कुल। बीजेपी किसान मोर्चा भी देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी की मांग है माफी मांगने की, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी विपक्षी दलों की तरफ से आई हैं, उन टिप्पणियों को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी ये है? देखिए, विपक्षी दल के हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के बड़ी संख्या में सांसद निलंबित किए गए हैं बाकी बचे सत्र में दिनों के लिए। ऐसे में उनका कहना है कि दरअसल वो चाहते थे कि सरकार जो चूक हुई है सुरक्षा को लेकर उस पर सदन में अपना बयान दे, लेकिन जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में वो एक तरह से लोकसभा में देखा कि तख्तियां लेकर लगातार सांसद आते रहे, उनको चेतावनी दी जाती रही, वेल में आते रहे। राज्यसभा में जब डेरेक ओब्रायन का निलंबन हुआ, वो सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं थे। तो आचरण को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों के सदन के अंदर आचरण को लेकर सवाल उठते रहे और यही वजह है कि इतना सख्त कदम
राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने उठाया, और लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा भी कि वो कभी नहीं चाहते कि किसी सांसद का सत्र से निलंबन करें, लेकिन तख्तियां लाने के लिए चुनकर नहीं आए। तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल है उनके सांसदों के रुख पर, उनके सांसदों के व्यवहार पर सवाल उठता है कि संसदीय लोकतंत्र में वो किस तरह का व्यवहार सदन के अंदर करना चाहते हैं। अपनी बात तो रख सकते हैं, चर्चा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बार बार चेयर का अपमान करना, बार बार चेयर के निर्देशों को ना मानना, तख्तियां लाना, नारे लगाना, ये कहां तक उचित है? बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जिस तरह से अगर हम संसद भवन की बात करते हैं, विभिन्न सदनों की बात करते हैं, यहाँ पर ये मुद्दों पर चर्चा करने का, मुद्दों पर सवाल पूछने का एक बड़ा मंच है जहाँ पर जनता के हित साबित होते हैं। ऐसे में उससे परे एक अलग रुख अपना लेना, विपक्ष की किस तरह की रणनीति या किस तरह का व्यवहार इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही थी, तब सर्वदलीय बैठक में कुल 14 से ज्यादा मुद्दों पर विपक्षी दलों ने कहा था कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। हमने शुरू में देखा कि राज्यसभा में एक अल्पकालिक चर्चा देश के आर्थिक हालात पर हुई। शुरुआती समय में संसद के दोनों सदन ठीक से चले, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों ने पिछले जब संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, उसके बाद जो रुख अपनाया है, वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जब उस मामले में जांच की घोषणा हो गई, तब आप इंतजार नहीं करना चाहते? क्या आप एक बहाना ढूंढ रहे थे? और प्रधानमंत्री ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कहा था, एक अपील की थी कि अब सकारात्मक एक तरह से व्यवहार करें। विपक्षी जो दल के नेता हैं भूल जाएं एक तरह से हार, उसकी एक खीज या निराशा सदन की कार्रवाई में नहीं दिखनी चाहिए उनके व्यवहार में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि दरअसल विपक्षी दल के नेता एक ऐसा लगता है, सत्ता पक्ष का एक आरोप है कि वो बहाना ढूंढ रहे थे सदन को बाधित करने का, कार्रवाई को बाधित करने का, और इस तरह से नियमों का जब नहीं माना, जब राज्यसभा के सभापति लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देशों को लगातार उल्लंघन कर रहे थे, उसकी वजह से बड़ी संख्या में राज्यसभा और लोकसभा से निलंबन भी झेलना पड़ा। तो निश्चित तौर पर एक रुख पर सवाल खड़ा होता है विपक्षी दलों की रणनीति पर कि वो आखिर किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर, जब क्रिमिनल लॉ, एक इतिहास क्रिमिनल लॉ को बदलने वाला जो बिल हम जानते हैं, वो जो न्याय संहिता से जुड़ा बिल है, वो लोकसभा में पारित हुआ है। आज राज्यसभा में उस पर आगे आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मिड प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। संसद में घुसने वाले 2 लोगों और उनके साथियों की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। 14 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आरोपियों की 15 दिन की हिरासत मांगी थी। आरोपियों को 2 बजे के बाद पेश किया जाएगा। पुलिस हिरासत बढ़ाने का आग्रह करेगी। वहीं पुलिस ने कर्नाटक के बागलकोट से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में मनोरंजन का रूममेट था।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक तरफ जहां देश के कोने कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में न केवल विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहनों को तोड़ा गया, बल्कि इस खबर को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ भी हिंसा की गई। ऐसे में हम पश्चिम बंगाल सरकार और सभी राज्यों से ये अपील करते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जाए। संकल्प यात्रा चल रही है, सभी राज्यों में गाड़ियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उनको तोड़ा भी गया, मारा भी गया, गाड़ियों को बंद भी कर लिया जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार उसको रोके, वहां के शरारती तत्व उसको मारपीट करे, और जो पत्रकार उसको देखने जाए, लिखने जाए, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करे। ये वातावरण सर कोई अच्छा नहीं। मेरा अनुरोध सभी राज्यों से रहेगा कि हमारे सभी जो पत्रकार मित्र हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में बताया कि देश में हवाई जहाज की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर महीने 2 से 5 एयरक्राफ्ट बढ़ रहे हैं। मार्च 2024 तक 686 एयरक्राफ्ट होंगे। The Indian civil aviation sector, which had only 400 aircraft in 2014, today has increased to almost 644 aircraft, taking into account AOG, aircraft on ground, which today the number stands at roughly at about 140 from the point of view of the scheduled commercial airlines. Most 95% of the aircraft on ground in India today are in their current position because of only one engine supplier, and that is Pratt & Whitney. Whether it is Q400 aircraft, ATR aircraft, or Boeing or Airbus. Even though aircraft on ground are 140, our fleet is continuously expanding. From 626 last year, we've gone to a figure of 644. And as of March 2024, with the fleet induction, almost 2 to 5 aircraft per month, we will go to a number of 686. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। जंगल की जैव विविधता, जंगल का जो बाकी का जो इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से है, वो हमारे ग्रेडिंग का आधार होता है। और इस ग्रेडिंग को हम बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में करते हैं, और हम इस बात पे गर्व भी करते हैं कि हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। और पिछले 9 वर्षों में जब अभी 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन मनाया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इस देश में अब टाइगर की संख्या पर्याप्त और बड़ी है। आज दुनिया के 70% टाइगर भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसमें भारत को। इंडी गठबंधन की हर बैठक के बाद एकजुटता तो कम दिखाई देती है, लेकिन मतभेद और खुलकर सामने आ जाते हैं। ऐसा ही मंगलवार की बैठक के बाद हुआ। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की रिपोर्ट के बीच 29 दिसंबर को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिससे नीतीश कुमार के संभावित रणनीतिक फैसले को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान की ओर से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को गठबंधन और अन्य मुद्दों पर संबोधित कर सकते हैं। जिस तरह से इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इन सबको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में बालू और शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाले बीमार नीतीश कुमार से अब राज्य नहीं संभल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में 2 दरोगा की हत्या और 6 महीने 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी अपराधियों के शिकार बन चुके हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध की बढ़ती घटनाओं से पूरा बिहार थर्रा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। बेगूसराय में शराब माफिया द्वारा दरोगा हमाद चौधरी की हत्या और एक होमगार्ड जवान को गाड़ी से कुचलकर बुरी तरह घायल करने की घटना पर सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरे बिहार में बालू और शराब माफियाओं ने कोहराम मचा रखा है और सरकार के मुखिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंख मूंदे हुए हैं।
राज्य की पुलिस सुरक्षित नहीं, वहां की जनता का भगवान ही मालिक है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह शराब माफियाएं लगातार नीतीश जी के राज में तांडव कर रहे हैं। नीतीश जी का कानून पर से पूरी तरह लोगों का विश्वास उठ चुका है। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम है। 1,500 से अधिक पन्नों वाली एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर वाराणसी की अदालत फैसला सुना सकती है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत 2 सीलबंद लिफाफे में दाखिल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर आज निर्णय देगी। एएसआई ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल की थी। दरअसल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट नहीं दाखिल की जानी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने ये मांग की थी कि इसके साथ ही बिना हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत ना दी जाए। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का सीबीआई को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज आरोपियों को देने का निर्देश दिया गया है। आरोपी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आज कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है। आरोपियों ने चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार किया। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। उधर तमिलनाडु में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की एक टीम राज्य के दौरे पर है। इससे पहले केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कल कई क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान दल ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के राहत एवं बचाव प्रयास जोर शोर से चल रहे हैं। और चेन्नई से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रितेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई है और कौन कौन से इलाके हैं जो अधिक संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं? सबसे अधिक संवेदनशील यदि इलाका देखा जाए तो वो तूतुकुड़ी का इलाका माना जाता है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, जिसके 4 जिले तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी और तूतुकुड़ी, इन 4 जिलों में तूतुकुड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका नजर आ रहा है। और मेरी कल जो रियल एडमिरल आर.के. ढींगरा जी से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि तूतुकुड़ी का इलाका जो है वहां बारिश के कारण जो जल जमा हुए हैं उनके निकलने की कोई जो है वहां वाटर चैनल्स नहीं है व्यापक, जिसके कारण वहां से पानी निकल सके। और ऐसी स्थिति में बचाव और राहत कार्य बहुत ही जटिल हो जाता है। ढींगरा साहब का कहना था कि सारे जो अन्य एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और अन्य सेना के जो इकाइयां थी, उन्होंने मदुरई से अपना ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जो नेवी है, नेवी ने अपने राहत और बचाव कार्य तूतुकुड़ी एयरपोर्ट से शुरू किया था। और इसके लिए तूतुकुड़ी और सीधे अब हम आपको लोकसभा में ले चलते हैं मान सदन के समक्ष। इसलिए ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था और आप कुछ और कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ही ये बिल लेकर के आए हैं, जो 2 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत ही। मैं अब कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें जो आई है थोड़ा सा जिक्र करके अपनी बात को समाप्त भी करूँगा, क्योंकि देखिए एक विषय आया, मुझे लगता है कि जो राहुल शिवाले साहब बोल रहे थे कि सर्च कमेटी में कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सचिव नहीं है। अब इसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट हो गया, लॉ मिनिस्टर इसके सर्च कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। दूसरा एक विषय जो भर्तृहरि मेहताब साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, और उन्होंने नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म पे थी। ये जो विषय जो भर्तृहरि मेहताब साहब रख रहे थे, ठीक रख रहे थे कि आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र करता है, तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है सभापति महोदय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसमें प्रधानमंत्री नहीं हो ये भाव तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये कुछ जो सदस्यों ने रखा उसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक शंकर लालवानी साहब बोल रहे थे कि इतने कानून समाप्त कर दिए, वो मैं संख्या एग्जैक्ट देना चाहता हूँ कि 1562 कानून हमने समाप्त किए, और उन्होंने एक जिक्र किया 1 नेशन 1 इलेक्शन।
इस दिशा में भी कमेटी बनी हुई है, कार्रवाई आगे हो रही है। एक संजय सेठ साहब ने जो अमृतकाल का जिक्र किया, ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अमृतकाल है, कोई कमी रह गई है उसको सुधार करने का भी कालखंड है। तो हमने अभी 75 साल पूरे हुए देश की आज़ादी के, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में मनाया। देश कैसे चला, कहाँ तक चला, इसका हमने विश्लेषण किया, इंट्रोस्पेक्शन भी किया। अब हम 25 साल इस देश को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, तो ये अमृत काल है। तो इस अमृत काल में जो बाबा साहब ने कभी कल्पना की थी कि आर्टिकल 3 to 4 रखते समय उन्होंने कहा था कि हम इस दिशा में जो भी कोई लगता है कि कोई बुराई है तो जल्दी उसकी पहचान करके उसको दूर करें। कांग्रेस ने क्या किया, बाबा साहब ने तो 1949 में कहा, उन्होंने पहचान भी की तो आधी अधूरी की। 91 में एक एक्ट लाए, अधूरापन छोड़ दिया। अब मोदी जी का कालखंड है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मैं एक जिक्र करूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ जो मुद्दे उठाए, बाबा साहब का आप सम्मान नहीं करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब का जितना सम्मान करते हैं, इतना मुझे नहीं लगता किसी प्रधानमंत्री ने सम्मान किया हो। ये पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ही तैयार हुए हैं, चाहे जन्मभूमि हो, चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, शिक्षा भूमि हो, परिनिर्वाण भूमि हो। और एक जिक्र करूं मैं 26 अलीपुर रोड का, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। 100 करोड़ की लागत से एक ऐसा स्मारक बना है जीवित, बाबा साहब के जीवन के कालखंड का, जाकर के ओवैसी साहब को देखना चाहिए। ये मोदी जी के कालखंड में ही बना है। और एक 200 करोड़ की लागत से जनपथ पर, जहां हम भी कई बार मीटिंगें करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, वो भी 200 करोड़ की लागत से मोदी जी के कालखंड में ही बना है। तो जितना बाबा साहब का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की ने किया है, मुझे नहीं लगता किसी और प्रधानमंत्री जी ने किया। वो मुझे लगता है गलत तथ्य पेश कर गए। दूसरा, एक और अच्छी चीज़ हुई है बाबा साहब के सम्मान में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जिक्र मैं आपकी अनुमति से करना चाहता हूं। और मैं इस सदन के माध्यम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बधाई देना चाहता हूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब एज एन एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट में एनरोल हुए 1923 में, और 2023 में उनके एज एन एडवोकेट के 100 साल पूरे हुए। तो बाबा साहब के एडवोकेट की वेशभूषा में कहीं भी कोई मूर्ति नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट के मेन लॉन में बाबा साहब के एडवोकेट की वेशभूषा में एक प्रतिमा लगाई गई है, बहुत सुंदर प्रतिमा है। इसके माध्यम से मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करता हूं। बाकी जयदेव गल्ला साहब ने इसमें कुछ सुझाव दिए हैं, हमने इसमें नोट किए हैं। एक विषय जो आया कि इसकी क्वालिफिकेशन आप किसी को ही बना सकते हो, एक सदस्य ने, ओवैसी साहब ने कहा। मैं क्लॉज 5 का जिक्र करना चाहता हूं कि क्लॉज 5 ये कहता है, क्लॉज 5 प्रोवाइड्स फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर द पर्सन्स एलिजिबल फॉर सच अपॉइंटमेंट शैल बी द पर्सन हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड द पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्वालिफिकेशन दी हुई है, उसको उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया और शायद बोलकर चले भी गए हैं। मैं आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करता हूं कि मुझे लगता है जो बिंदु आए थे चर्चा में सभी का जवाब दे दिया गया है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 जो है वो सर्वसम्मति से पास किया जाए। ये मेरा आपके माध्यम से इस महान सदन से अनुरोध है। धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य लोकसभा से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपना संबोधन दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए TG न्यूज़। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो,
कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और उसके उपस्वरूप JN-1 ने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन हमें घबराने की नहीं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। केरल में कोविड के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं। कल एक दिन में यहां 300 नए केस सामने आए, जबकि 3 की मौत हो गई है। कुल मिलाकर देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की संख्या 2669 है। दरअसल वायरस का नया सब वेरिएंट JN-1 पर केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है। कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राज्यों से कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। सभी राज्य एहतियाती कदम उठाएं। राज्यों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के मामलों में निगरानी रखनी होगी, तभी उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की योजना बनाई जा सकती है। केंद्र ने राज्यों को परामर्श दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट कराएं, कोरोना और निमोनिया के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं, अस्पतालों की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल करें, निगरानी बढ़ाएं, आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को डिजिटल पेमेंट के जरिए भोग प्रसाद और माला फूल लेने की सुविधाएं मिल रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अगर अयोध्या की मशहूर पापड़ी चाट खानी है तो भी आप आराम से UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इस सुविधा से लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। ये आपने डिजिटल पेमेंट का कुछ कर रखा है और नीचे मैं देख रहा हूँ, क्या वाकई डिजिटल पेमेंट लोग करते हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, इस पे काम मतलब पेमेंट करा लेते हैं, जिसके पास कैश नहीं है तो उस पे कर देते हैं। पेटीएम लगा रखा है, डिजिटल पेमेंट से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे सर जी, उससे आप मुझे आराम है कि सर जी टूटे फूटा और आप बैंक में कैश चला जाता है और उसके लिए बहुत अच्छा है सर जी। डिजिटल पेमेंट से यही फ़ायदा है कि हमको जो है पैसा लेने देने में कोई परेशानी नहीं होती है। अयोध्या के विश्व प्रसिद्ध कनक भवन में भी डिजिटल पेमेंट के जरिए दान करने की सुविधा मौजूद है। श्री राम जन्मभूमि में अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो कुछ चुनिंदा बैंकों के जरिए आप यहां पर अपना चेक जमा करवा सकते हैं। 2000 रुपये से ज़्यादा कैश नहीं लिया जाता है। और लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था जो है वो आज के ज़माने में है UPI पेमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ एक SBI का QR कोड लगा हुआ है, जिसको मैं खुद स्कैन कर रहा हूँ और बहुत ही आराम से आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर जा सकते हैं और कितनी भी राशि, जितनी आपकी श्रद्धा हो, वो आराम से किसी भी बैंक से दूसरे बैंक के खाते में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। 2000 रुपये से ऊपर कैश लेने की सुविधा यहाँ पर नहीं है और डिजिटल पेमेंट के ज़रिए दुनिया में कहीं भी बैठ करके आप श्री राम जन्मभूमि को अपना सहयोग दे सकते हैं। और ये डिजिटल पेमेंट की जो कहानी है वो यहाँ के जनजीवन को काफ़ी आसान बना रही है और तीर्थयात्रियों के लिए भी बहुत ही सुगम साबित हो रही है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, अयोध्या। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपनी लंबी दूरी की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में INS मत 19 दिसंबर को बैंकॉक पहुंचा। यात्रा का उद्देश्य भारत थाईलैंड समुद्री सहयोग को और मजबूत करना एवं दोनों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। परिचालन बदलाव के दौरान निर्धारित पत्तन गतिविधियों में रॉयल थाई नेवी RTN अकादमी के कर्मियों द्वारा आपसी जहाज यात्रा और समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए योजना सम्मेलन शामिल है।
और सीधे आपको लोकसभा ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री एक निवेदन सभापति जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसके लिए। अर्जुन मेघवाल जी, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर हैं और क्रिमिनलिटी इसमें ख़त्म हो अधिकतर कानूनों में, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग मिले, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही। और मैं इस सभा में कहना चाहता हूँ, इसमें भी हमने प्रावधान किए हैं जहाँ बाकी जितने क्रिमिनलाइजेशन वाले ऐसे प्रावधान थे हमने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, और केवल एक ही ऐसा प्रावधान है जहाँ पर अगर आपने अनुमति ना ली हो प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के पब्लिशर की, और उसमें भी आपको 6 महीने का प्रावधान दिया है कि आप उसके अंदर उसको बंद कर दें, अनुमति लें, ना करें तब जाकर केवल आपको सजा होगी, अन्यथा आपको डीक्रिमिनलाइज सबको कर दिया गया है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे इसमें प्रावधान है जिसको मैं डिटेल में कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब मैं अंत में सभी माननीय सदस्यों की बात सुनूं तो उसके बाद ही अपनी बात रखूं। मैं सभा के सामने इस बिल को आज अच्छी चर्चा और सर्वसम्मति से पास करने के लिए रखता हूं, और चाहता हूं कि सकारात्मक चर्चा हो और सर्वसम्मति से इसको पास किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 चर्चा के लिए उन्होंने रखा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के 6 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की खरीद के संबंध में मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 1614.89 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए। खरीदे जा रहे 6 जहाज़ों में से 4 मौजूदा पुराने ओपीवी की जगह लेंगे और अन्य 2 आईसीजी बेड़े में बढ़ोतरी करेंगे। इन प्रमुख आईसीजी प्लेटफॉर्मों के अधिग्रहण का उद्देश्य आईसीजी की क्षमता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा के सिलसिले में सरकार के बढ़ते फोकस को मजबूत करना है। यह आधुनिक और उच्च तकनीक वाले जहाज आईसीजी द्वारा निगरानी, कानून को लागू करने, खोज और बचाव, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन पोतों में कई उच्च तकनीकें, उन्नत सुविधाएं और उपकरण लगे हैं। इन बहुउद्देशीय अत्याधुनिक जहाज़ों को एमडीएल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा तथा कुल 66 महीनों की अवधि में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये करार देश की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने, समुद्री आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सहायक उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप है। ये परियोजना देश में रोजगार के अवसर पैदा करेगी और विशेषज्ञता का विकास करेगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य पूरा किया। पिछले 9 वर्षों में इस परियोजना को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए की औषधि विक्रय करके देश में जेनेरिक दवाओं के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये सफलता देश के नागरिकों के सहयोग के द्वारा ही संभव हो पाई है, जिन्होंने देश के 785 से अधिक जिलों में स्थित जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदकर लगभग 5000 करोड़ रुपए की बचत की है। वहीं पिछले 9 वर्षों में केंद्रों की संख्या में 100 गुना की अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में इन केंद्रों की संख्या केवल 80 थी और अब देश के लगभग सभी जिलों को कवर करते हुए करीब 10,000 केंद्र हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के भाषण में देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की थी। राजधानी दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित गोपालदास बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार मौजूदा राजमार्ग टोल प्लाजा को अगले साल मार्च में जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली से बदलने समेत नई तकनीकें पेश करने की योजना बना रही है। इसका मकसद यातायात के दबाव को कम करने के साथ
वाहन चालकों से राजमार्ग की तय की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से ही टोल वसूल करना है। ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने वाहनों को रोके बिना स्वचालित टोल कलेक्शन के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की 2 पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं। तकनीकी उत्पादों पर शुल्क के मामले को लेकर भारत के साथ विवाद में यूरोपीय संघ का रुख नरम पड़ा है। यूरोपीय संघ का कहना है कि वो तकनीकी उत्पादों पर भारत के साथ जारी विवादों का संतोषजनक समाधान करना चाहता है, लेकिन उसके पास इन उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का भी अधिकार है। विश्व व्यापार संगठन ने इस मामले में यूरोपीय संघ के पक्ष में आदेश दिया है, जिसके खिलाफ भारत ने अपील की है। इस साल दिसंबर का महीना आईपीओ के नाम रहा। दिसंबर में 11 कंपनियों ने अपने आईपीओ लॉन्च किए, जिसके जरिए इन कंपनियों ने 8,182.7 करोड़ रुपए जुटाए हैं। साल 2021 के दिसंबर में 11 कंपनियों ने अपने आईपीओ लॉन्च करके 9,534 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस तरह दिसंबर 2023 आईपीओ के लिए 1996 के बाद का दूसरा सबसे अच्छा दिसंबर है। ईपीएफओ ने पेरोल आंकड़े जारी करते हुए बताया कि उसने अक्टूबर में 15.29 लाख सदस्य जोड़े हैं। ये आंकड़ा सालाना आधार पर 18.22% अधिक है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल अक्टूबर में ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत करीब 7.72 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। ये आंकड़ा पिछले साल इसी महीने की तुलना में 6.07% अधिक है। साल 2024 की पहली तिमाही में भारत पहली बार अपने अपतटीय खनिज की नीलामी शुरू करेगा। इससे संसाधन के आधार को अलग अलग विविधीकृत और हरित ऊर्जा खनिजों को हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जानकारी केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी के पोर्टल के उद्घाटन समारोह के दौरान दी। सरकार की योजना 15 में से 10 अपतटीय ब्लॉकों में खनन के लिए मार्च में नीलामी शुरू करने का है। इस सिलसिले में खनन मंत्रालय अपतटीय खनन के लिए कानून और नियमन तैयार कर रहा है। दुनिया भर के बाजारों पर बने दबाव के चलते सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। कारोबार के शुरू में सेंसेक्स 400 अंक की गिरावट के साथ, वहीं निफ्टी 125 अंक की गिरावट के साथ खुला। फिलहाल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 300 से अधिक की बढ़त के साथ 70,812 के स्तर पर और निफ्टी 90 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 21,248 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की कामयाबी की तारीफ की। नवाज शरीफ ने भारत की सराहना करते हुए अपने देश पाकिस्तान पर निशाना साधा है। नवाज शरीफ ने अपने देश के आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हुए भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए, जबकि हम जमीन पर भी खड़े नहीं हुए हैं। इस्लामाबाद में कल न्यायिक हत्याओं के खिलाफ लंबा मार्च कर रहे बलूच प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पाकिस्तान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार की, साथ ही बल प्रयोग भी किया। इस हिंसा के बाद कई लोग घायल हुए हैं। वहीं प्रदर्शन के बाद महिलाओं सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए हैं। जूनियर डॉक्टरों के सामने सरकार ने 8% से 10% के बीच वेतन वृद्धि की पेशकश की थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने कार्रवाई तेज कर दी। वहीं ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि हड़ताल से आपातकालीन सेवाओं को खतरा हो सकता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत वेनेजुएला में रखे गए कम से कम 8 अमेरिकियों के बदले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के करीबी सहयोगियों में से एक को अमेरिकी हिरासत से रिहा किया जाएगा। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बुधवार को आवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का आह्वान किया। बीएनपी ने लोगों से अपील की है कि लोग करों और बिलों का भुगतान नहीं करें।
पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष चार्टर उड़ान द्वारा राहत पहुंचाई गई। पिछले महीने की 20 तारीख को पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलावुन में एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 26,000 से अधिक लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा था, जिससे तत्काल मानवीय जरूरतें पैदा हुई। भारत ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के अंतर्गत एक गहरे मित्र और विकास भागीदार के रूप में पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए तत्काल राहत सहायता बढ़ा दी है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की खबरों के साथ गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज की खबरों के साथ, जहां पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज पाल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा। ऐसे में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं और आज होने वाला मैच में दोनों टीमों के सामने करो या मरो की स्थिति है। इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेगी। भारत ने यहां पिछली बार 2018 में सीरीज जीती थी। उसके बाद 2022 में केएल राहुल की कप्तानी में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। केएल राहुल इस बार उस कमी को जरूर पूरा करना चाहेंगे। और अब बात कर लेते हैं महिला टेस्ट क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े में टेस्ट मुकाबला खेल रही है। मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ताहिला मैकग्राथ ने अर्धशतक की पारी खेली। ताहिला को 50 के स्कोर पर स्नेह राणा ने आउट किया। दोनों टीमों के बीच ये एकमात्र टेस्ट मुकाबला है। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। बाकी खबरों के लिए एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, क्रिसमस की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, तैयारियां तेज होती जा रही हैं। दुनिया भर में क्रिसमस को लेकर तरह तरह का ज़बरदस्त उत्साह है। मीडिया टाइम के अंत में हम आपको छोड़ जाते हैं पेरिस में क्रिसमस की तैयारियों की तस्वीरों के साथ। आप लीजिए इन तस्वीरों को आनंद। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका।